हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम की इस क्लास में, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। हमने इससे पहले मॉडर्न इंडिया की क्लास दे रखी है इसी प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट नए हैं और जो चाहते हैं कि हिस्ट्री में फैक्ट्स के साथ उनकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे हों, तो वो मेरी मॉडर्न इंडिया की क्लास देख सकते हैं। और साथ ही अब हम लोग जो है एंशंट इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका दूसरा लेक्चर है। तो जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर और उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए, अपनों के बीच में शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि एक आपकी पहली लेक्चर जा चुकी है एंशंट इंडिया की, जिसमें हम लोगों ने इतिहास क्या है उस पर बात किया था। इतिहास के संदर्भ में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ ही जो तिथियां होती हैं एडी और बिफोर क्राइस्ट वगैरह, उन सब के बारे में मैंने बारीकियां बताई थी आपको। और हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में भी बात की थी। तो वो हम लोगों ने अपने जो पहला लेक्चर एंशंट इंडिया का गया है उस पर वो सारे डिस्कशन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने मिस किया तो उसे जाके ज़रूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं एंशंट इंडिया में स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, तो ये स्टोन एज है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि इतिहास और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें हमारे पास जो उन्हें जानने के लिए सोर्सेज हैं, उनके पाषाण उपकरण हैं और पाषाण और उनके जीवाश्म वगैरह जो है उसी के संदर्भ में हम उन्हें जान सकते हैं, जो थोड़े बहुत हमें नॉलेज होती है उनके बारे में। यानी उनके जो पत्थरों के औजार हैं ये हमें उनकी जानकारी देते हैं। प्रागैतिहासिक काल में उस समय जो है भाषा या लिखित साक्ष्य वगैरह हमारे पास नहीं मिलते हैं, ठीक है। आदि इतिहास में हम देखते हैं कि वैसे इस समय जो है जैसे कि अगर हड़प्पा की बात की जाए तो उनके पास भाषा तो आ जाती है, लिपि तो रहती है, लेकिन हम उसे पढ़ पाने में क्या है, असमर्थ हैं। इसीलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि वहां पर सोर्सेस तो मौजूद हैं लेकिन हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए वहां पर भी हम पुरातत्व पे ही निर्भर रहते हैं, हड़प्पा के संदर्भ में भी। लेकिन जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पुरातात्विक सोर्सेज के साथ ही हमारे पास लिखित साक्ष्य भी होते हैं। उसमें विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए या फिर भारतीय जो है या जो भी है, या फिर अभिलेख हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हमें मिलने लगती हैं। तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक काल हो जाता है। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। पाषाण का मतलब ही क्या होता है, स्टोन होता है, पत्थर होता है। ह्यूमन ने, आपको मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी है और ह्यूमन का जो इस यहाँ पर विकास हुआ है लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत एक लंबे प्रोसेस से जो ह्यूमन है वो गुजरा। और आज जो आप यहाँ पर हम 2 पैरों पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में इतना आगे आ गए हैं, तो ये कोई अचानक से नहीं हुआ, वो पूरे प्रोसेस का एक नतीजा है। स्टूडेंट, है ना। और हम लाखों वर्षों से संघर्ष कर रहे थे यहाँ तक आने के लिए। तो ये जो एक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये अचानक से नहीं होता है। ह्यूमन जो है आपको मालूम है कि उनका वानरों से उद्भव हुआ, प्राइमेट से उद्भव हुआ था। ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे, फिर होमोहेबिस थे, फिर उसके बाद निएंडरथल्स थे, होमोसेपियंस थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, किस तरह पहले जो वो झुक के चलते थे, फिर थोड़ा खड़े हुए, फिर उनका जैसे जैसे वो सीधे होते गए और अपने दोनों पैरों पे खड़े होते गए और उनके हाथ मुक्त हुए, उनके पैर जो है खुल गए और उनका जो मस्तिष्क है उसका माइंड का कैपेसिटी बढ़ा। उसी तरह इंसान ने टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी, तकनीक के संदर्भ में भी देखते हैं हम कि उसने क्या किया, उसने जो है एक बढ़त हासिल की। जैसे पहले जो उनके औजार थे वो औजार बहुत अनगढ़ थे, बहुत परिष्कृत नहीं थे, बेडौल थे, मतलब सुडौल नहीं थे, बड़े थे, मोटे थे, इस तरह के थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन के हाथ मुक्त हुए, टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी यही है ना कि आप हथियार को कितना अच्छे से बना रहे हैं, तो हम देखते हैं इसमें आपको क्रमिक परिवर्तन दिखेगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्सेज हैं प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए। तो यहाँ तक आपने समझा होगा। मैंने आपको बताया कि जो पाषाण युग यानी स्टोन युग है
यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल है और इसको जो हम क्या कहते हैं प्रारंभिक, क्योंकि हम लोग इसी समय आए स्टूडेंट, और इसके अनुसार जो है इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक कल्चर कहते हैं, दूसरा है मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक कल्चर, और तीसरा है नव पाषाण काल न्यूलिथिक कल्चर। जो हम आपसे बात करने वाले हैं पाषाण काल का, आप समय देखिए 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब आप अपने दिमाग में कितना बैक जा सकते हैं, तो देख लीजिए कि इंसान जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक जो है वो एक लंबे समय तक क्या बनाता रहा, पाषाण के उपकरण बनाता रहा। ऐसा क्यों कर रहा था वो, क्योंकि देखिए ह्यूमन जब वो जंगलों से निकला है ना, जब जंगलों से निकला तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए उसे हथियारों की जरूरत थी, उसे शरण, क्योंकि उस समय तो घर वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो उस समय क्या था कि उन्हें सुरक्षा के लिए जो है हथियार तो चाहिए, साथ ही वो गुफाओं में रहेंगे। बाद में आग का आविष्कार किया होगा तो पत्थर को ही क्या करके एक दूसरे से रगड़ के आग का आविष्कार किया होगा। तो स्टोन जो है उसने बहुत ही क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं इन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसे आप माने एक पोर्शन। जो पूरा पाषाण काल है ये खुद ही अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। आप देख रहे होंगे 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व। इसे भी स्टूडेंट 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, कई बार इसे निम्न पूरा पाषाण भी कहा जाता है, ठीक ना। पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल है, इसमें पूरा नहीं लगा हुआ, जिसमें जिसमें पूरा लगा हुआ है आप देख सकते हैं ये क्या है, यह जो है पूरा पाषाण काल का ही क्या है, सब डिवीजन है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब एक ही जैसा लग रहा है, नहीं, इसमें हल्का फर्क है। ये पूरा आपको हर जगह दिखने आएगा, पूरा 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 है ना, चाहे पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। इसे भी बांटा गया है। जैसे जो पूर्व पूरा पाषाण काल यानी निम्न पूरा पाषाण काल है वो बहुत ही क्या है, सबसे पुराना है। तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व तक चला है स्टूडेंट। मध्य पूरा पाषाण काल 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक चला, और उच्च पूरा पाषाण 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ये इसके सब डिवीजन है स्टूडेंट। जहां पर उच्च पूरा पाषाण क्या हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद क्या आएगा, मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए 10,000 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो रहा है, ये 8,000, कई बार इसे 9,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि मध्य पाषाण काल था। और नव पाषाण काल जो है 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के आसपास में रहा होगा कहीं पर। तो ये है पूरा आपका इंडेक्स। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देख लीजिए हमारे पूर्वज किस तरह से औजार बनाते थे। फोटो अच्छी लगी तो मैंने क्या किया, यहाँ डाल दिया, ताकि जो इंसान है आज के टाइम पे क्या है, बहुत घमंडी हो गया। उसको लगता है कि हम तो भाई महलों के रहने वाले हैं और क्या है। लेकिन हमारा विकास कहाँ से हो रहा है, जंगलों से हम आ रहे हैं। और कहाँ पहले जंगल से आ रहे हैं, वानरों से विकसित हुए, गुफाओं में रहे, फिर उसके बाद किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी बसारी है कि नहीं। तो आज जो मानव है, आज जितना बड़ा मतलब आज जितने घमंड में हम रहते हैं, वो घमंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि ये दीनहीन है, हम तो यहीं से तो विकसित हुए हैं। इस पर तो हमें प्राउड करना चाहिए कि हमने जो है, हमारे पूर्वजों ने लगातार अनवरत क्या किया, मेहनत की, जिसका परिणाम ये है कि आज हम यहाँ पर हैं। अब हम बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण, जो कि मैंने बताया कि पूरा पाषाण का ही क्या है स्टूडेंट, सब डिविजन है। जो निम्न पूरा पाषाण काल देख रहे हैं, ये सभी एरा जो है, निम्न पूरा पाषाण हो गए, मध्य पाषाण हो गए, या क्या कहते हैं नव पाषाण काल हो गए, इन सभी में औजारों का क्या देखेंगे आप, टेक्नोलॉजिकली जो है देखेंगे किस तरह से समय के साथ एडवांस होता गया। निम्न पूरा पाषाण काल के अगर उपकरण, जो इनके हथियार थे, अगर हम उसकी बात करें तो ये क्वार्टरजाइट पत्थर से निर्मित होते थे। चापर, चॉपिंग, पैबुल, हैंड एक्स और क्लीवर, ये सब क्या थे, उनके औजार होते थे। निम्न पूरा पाषाण काल जो कि बिल्कुल प्रारंभ बिंदु है, जहां से इंसानों ने क्या किया, हथियार बनाना शुरू किया। इस काल में जो मानव ने मुख्यतः कोर उपकरणों की का निर्माण किया है ना,
कोर मतलब इस समय जो औजार थे उसमें क्या था स्टूडेंट, उस समय जो है बहुत परिष्कृत नहीं थे और उस तरह के उपकरण का इस समय जो है उपयोग हो रहा था। भारत में अगर बात करें तो मुख्यतः सोहन घाटी, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है, बेलन घाटी, जहां से पाषाण काल की 3 अवस्थाओं के क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए। 3 अवस्था क्या हो गया पाषाण काल, तो अभी आपने देखा उन सभी के मिले हैं। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बेलन घाटी जो है वह क्या कहलाती है, भारत में जो है यह कहलाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का क्या है, टेक्स्ट बुक है, क्योंकि हमको यहाँ से तीनों चरणों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। डिडवाना जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है स्टूडेंट, और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके प्रमुख स्थल हैं। भीमबेटका से बड़े पैमाने पर पाषाण युगीन चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। जो अभी आप लोगों ने देखा, जो शुरुआत क्लास में हुई थी, तो उसमें जहाँ पे एंशिएंट इंडिया लिखा हुआ था वहां पर, रुकिए मैं दिखाई देती हूँ ना, इतने भी दूर नहीं गए हैं कि वापस जाया नहीं जा सके। ये देखिए, ये भीमबेटका की गुफाओं के चित्र हैं स्टूडेंट। उस समय के मानव ने जो है किस तरह से चित्रकारी की है, ये उसके साक्ष्य हैं। तो ये कब का है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, पाषाण युगीन गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो पल्लवरम, अतिरक्पम और गिंदलूर में जो है यह इसके प्रमुख स्थल हैं। इस समय जो औजार थे वो कौन कौन थे, चॉपर, चॉपिंग था, जिसको पेबुल कहते हैं, जो हाथ से पकड़े जा सकते हैं, हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी टाइप के बनाए जाते थे उस समय के। अगर आपको आपका भी मौका मिले तो क्या करें, नेशनल म्यूजियम जाइए, है ना, म्यूजियम जाइएगा तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। कई बार म्यूजियम में जो स्टूडेंट जाते हैं तो सोचते हैं क्या रखा हुआ, खाली पत्थर रखे हुए। अरे पत्थर जो है वो हमारे विकास की निशानी है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भारत में प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कौन कहलाता है, बेलन घाटी कहलाता है, भीमबेटका या फिर डिडवाना जो है, या फिर हम बात करें दक्षिण भारत में पल्लवरम, अतिरक्पम और गिंदलूर, ये सभी क्या है, प्रागैतिहासिक जगहें हैं हमारे भारत में। भारत में पहला हस्त कुठार यानी हाथ से मारने वाला जो है हस्त कुठार, वह कब मिला, 1863 में मद्रास के पास पलवरम से रॉबर्ट ब्रासफुट द्वारा जो है खोजा गया। इसकी अगली कड़ी में फिर हमें जो है यह हस्त कुठार मिलता है अतिरक्पम से। केरल और ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर संपूर्ण भारत से पूरा पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए। अगर हम बात करें तो केरल और गंगा घाटी का जो एरिया वहां पर नहीं मिला, बाकी संपूर्ण भारत से हमें इसके जो है पूरा पाषाण युगीन स्थल मिले हैं। इस काल के औजारों के प्रयोगकर्ताओं को हम लोग क्या कहते हैं, होमो इरेक्टस कहते थे। अग्नि से शायद परिचय हो चुका था, लेकिन अभी भी अग्नि का नियमित उपयोग नहीं था। हम इसके बारे में बहुत कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकते कि अग्नि का वो लोग नियमित रूप से प्रयोग कर रहे थे। सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग का प्रमाण जो है हमें कहाँ से मिलता है, चीन से मिलता है, चाओजी कोजियान गुफा से प्राप्त होता है। अग्नि भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा क्या था, खोज था स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि इससे जो है उनको जो है ठंडक, गर्म, क्या कहते हैं, जंगली जानवरों से बचने में आसानी हुई, हमारे जो पूर्वज थे उनको, और साथ ही जो है वह उनके लिए एक सुरक्षा का क्या हुआ, सुरक्षा, खाना पकाना, इन सब आप जान ही रहे अग्नि का कितना उपयोग है। तो ये जो है इंसान के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हस्त कुठार हमें जो है भारत में कहाँ से मिला, 1863 में मद्रास के पलवरम से रॉबर्ट ब्रासफुट द्वारा मिला। बाद में अतिरक्पम से भी मिलता है। केरल और ऊपरी गंगा घाटी में इसकी जगह नहीं मिले, लेकिन भारत में और सभी जगह मिले हैं। इस काल के औजारों के प्रयोगकर्ता को हम क्या कहते हैं, होमो इरेक्टस कहते हैं। अग्नि से हम कह नहीं सकते कि परिचय था या नहीं था, लेकिन चीन में इस समय जो है अग्नि का प्रयोग हो रहा था। चाओजी कोजियान जो है वह जगह है जहां से हमें अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। तो अभी हम बात किसके कर रहे हैं, पूरा पाषाण के कर रहे हैं। उसका जो सब डिवीजन है अभी मैंने बताया आपको कि निम्न पूरा पाषाण के बारे में अभी देखा आपने। अब हम बात कर रहे हैं मध्य पूरा पाषाण। ये चीज हमेशा ध्यान रखा कीजिए, मध्य पूरा पाषाण। मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु क्वार्टरजाइट का जो है पत्थरों का की जगह अब कौन सा आ गया, चर्च, जैस्पर और फिलेट जैसे ये जो पत्थर है ये ज्यादा उससे पहले से परिष्कृत हो गए, है ना। उन सब पत्थरों का प्रमाण हमें मिलता है स्टूडेंट। अब किससे, आप क्वार्टरजाइट से नहीं, अब किससे करने लग गए ये लोग, चर्च, जैस्पर और फ्लेट के पत्थरों से। फलक उपकरण, फलक उपकरण का मतलब क्या हुआ, फलक उपकरण की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक उपकरणों में खुरचनी, वेदनी और तक्षनी।
फलक जो है यानी पतले पतले जो पत्थर होते हैं उसका जो क्या क्या कहते हैं, मतलब चिपड़े पत्थर, आप कई बार जाएंगे नदी उदी में तो देखेंगे चिपड़े चिपड़े पत्थर होते हैं, तो उन सब का इस समय हम देखते हैं बहुत उपयोग होने लगता है। इसीलिए जो है इसको कई बार मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। नेवासा जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी घाटी के इस काल में उपकरण मिले हैं। नेवासा कहाँ पे, नर्मदा नदी घाटी के पास है, यहाँ से भी हमें मिले हैं। हथनौरा से हम देखते हैं स्टूडेंट, अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा है जिसकी पहचान वर्तमान में किससे लगाई जाती है, होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। वैश्विक संदर्भ में यदि देखा जाए तो निएंडरथल मानव का संबंध भी मध्य पुरापाषाण काल से ही है। शल्क निर्माण हेतु लवालाई तकनीक का प्रयोग तेजी से इस समय प्रचलित था। यह किसके बारे में है, मध्य पुरापाषाण के बारे में है। अब जो है हम क्वार्टरजाइट पत्थरों की जगह किसका उपयोग करने लगे हैं, चर्ट, जैस्पर और फ्लेट जैसे पत्थरों का करने लगे। अब जो औजार थे वो क्या थे, वो बहुत ही पतले होने लगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फलक संस्कृति भी कहते हैं। और महाराष्ट्र में नेवासा जो है इंपॉर्टेंट जगह है। हथनौरा से मानव के नरकंकाल मिले हैं जिसको माना जाता है कि ये होमोसेपियंस के होंगे। और निएंडरथल मानव का जो संबंध है वैश्विक संबंध, इसी समय कहा जाता है कि निएंडरथल्स जो है वो आए होंगे। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल क्या था स्टूडेंट, इसमें होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का विकास इसी युग की विशेषता है। उच्च यानी कि जो पुरापाषाण काल का जो तीसरा स्टेज है उसे हम उच्च पुरापाषाण कहते हैं, और इसमें जो है होमोसेपियंस का विकास होता है स्टूडेंट। विंध्यन क्षेत्रों के शैलाश्रय में अनेक गुहा चित्रों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। ब्लेड इस काल में प्रवेदनी, आरी, तक्षणी, बेलन और इन सभी जगह पर हम क्या देखते हैं, इनाम गांव, रेणुगुंटा, इन सभी से हमें इन जगह ये सारे हथियार प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने के लिए कांटे की भी प्राप्ति हुई है। तो ये क्या था, उच्च पुरापाषाण काल था। इसमें माना जाता है कि होमोसेपियंस सेपियंस आए, और कई जगह पे हमें जो है गुहा चित्र मिलते हैं स्टूडेंट। ब्लेड इस समय इस काल का प्रधान जो था, ब्लेड तरह की जो क्या कहते हैं औजार जो है इस समय इनकी प्रधानता थी। इनाम गांव, रेणुगुंटा ये सभी इसके प्रमुख स्थल हैं। कई कई जगह से हमें हड्डी के बने उपकरण वगैरह भी मिले हैं। तो अब देख लीजिए आप, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पुरापाषाण की। पूर्व पुरापाषाण यानी निम्न पुरापाषाण आप जान गए, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए इसके पास चलते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल की तस्वीर है, आपको दिख रहा होगा कि आग जलाकर ये लोग क्या किए हैं, बैठे हुए हैं। तो अब हम इसे जानेंगे। इसको कई बार क्या कहते हैं, यह संक्रमण का काल था स्टूडेंट, है ना। संक्रमण क्यों, क्योंकि आपने देखा कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों के बीच में जो है हम देखते हैं क्या आता है, मध्य पाषाण काल आता है। इसका समय कम था, कम अवधि में ही हम नवपाषाण में जाते हैं। तो एक तरह से इसको ट्रांजिशनल फेज माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यह संक्रमण काल का घोतक माना जाता है। मानव के उपकरण जो है, शिकार, रहन सहन की पद्धति जो थी, उन सभी में इस समय बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ गए थे। मानव अब जो है अपेक्षाकृत छोटे छोटे शिकार, पहले वो बड़े चीजों का शिकार करता था, अब वह छोटे छोटे जंतुओं का भी शिकार करने लगा, मछलियों और पक्षियों का भी शिकार करने लगा। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में ही जो है इंसानों ने क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया स्टूडेंट। इसी युग में मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, जैसे कि भाला, धनुष, बाण आदि। रॉकेट मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, भाला, धनुष, बाण। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी चीजें जिससे हम फेंक के मार सके दूर खड़े जीवों को, है ना, जो पशु पक्षी हैं इन सबको। इस काल के उपकरण आकार में क्या थे, छोटे थे और परिष्कृत थे, यानी छोटे थे, सूक्ष्म थे। सूक्ष्म उपकरण इसे कहा जाता है, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक्स कहते हैं स्टूडेंट, छोटे छोटे थे। ब्लेड, क्रोट, त्रिकोणी, नवचंद्रकार, इस तरह के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। इस युग का मानव शिकार के साथ साथ खाद्यान्न यानी कि जो जंगली फसलें हैं उनका क्या करने लगा, संग्रह भी करना सीख लिया था इसने। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाने का जो साक्ष्य है
कुत्ते को पालतू बनाया गया जो उनकी शिकार में मदद करता था। कुत्तों का प्रयोग जो है सिलेज गाड़ी जो होती है उसको खींचने के लिए भी किया जाता था। 1867 में सर्वप्रथम C.L. कलाइल ने विंध्यन क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के औजारों की खोज की। प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा है कि अभी जो ह्यूमन था उसके दोस्त नहीं बने थे पशु में से, लेकिन अब जो है कुत्ते से दोस्ती हो गई थी, जो कि क्या करता, उसे प्रोटेक्शन भी देता, उसकी मदद भी करता। आग का आविष्कार हुआ था स्टूडेंट, और हम देखते हैं जो बहुत सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी यानी प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी के जो हथियार होते हैं जैसे कि भाला, धनुष, बाण, इन सब का भी विकास हो रहा है। छोटे छोटे जो है औजार बनाए जाने लगे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मैक्रोलिथिक कहते हैं स्टूडेंट। शिकार के साथ साथ अब जो इंसान है वह क्या करने लगा, भोजन को संग्रह करने लगा, यानी संग्रह जो हम कहते हैं कि हम लोग पहले क्या थे, खाद्य संग्रह थे। पहले तो हम खाद उपजा नहीं रहे थे ना, तो हम क्या करेंगे, हम स्टोर करके रखेंगे। तो इन्होंने स्टोर करना उसे शुरू कर दिया ताकि हम अगले समय के लिए खा सकें। सराय, नाहर, राय, चौपनी, मांडो और महदहा, सहदहा नहीं है, महदहा है, महदहा जैसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल जो है मध्य गंगा घाटी से हमें कहाँ, बेलन नदी घाटी में प्राप्त होते हैं। एक ही पंक्ति में 3 शवाधान के साक्ष्य सराय, नाहर, राय से मिलते हैं। चौपनी, मांडो से अस्थाई जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साक्ष्य मिले हैं जहां पर चूल्हा, चक्की और मूसल, मूसल क्या कहते हैं, जो सिलौट लोढ़िया होता है उसी मूसल जिससे पीसा जाता है। राजस्थान के बागौर से हमें पाषाण के साथ साथ लौह काल के उपकरण और मानव कंकाल भी मिले हैं। बात करें अगर हम भीमबेटका की, जो कि मध्य पाषाण काल में है, यहाँ से हमें मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। लखनिया से 17 नर कंकाल और महादाह से हम देखते हैं स्टूडेंट युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको पढ़ाया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण से अगर आप मध्य पाषाण को अलग करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है, लगभग एक ही जैसा जीवन था, औजार परिष्कृत हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो चेंज आया कि अब मानव ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको जब उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ाया तो मैंने कहा कि अभी तक कंफर्म नहीं था, लेकिन हम मध्य पाषाण काल में कंफर्म है कि जो इंसानों ने क्या किया, हम आदि मानव ने जो है वह अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर चुके थे। और कहीं कहीं तो हमें अस्थायी जीवन के साक्ष्य भी दिखते हैं, लेकिन हम कंफर्म होकर नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अस्थायी जीवन जिया, क्योंकि अस्थायी जीवन किसकी विशेषता है, वह नव पाषाण काल की विशेषता है, लेकिन कहीं कहीं से प्राप्त होते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, विकास क्रम है, तो हो सकता है ये कहीं कुछ लोगों ने जीना शुरू कर दिया हो, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है बड़े पैमाने पर कि लोग ऐसे ही जी रहे होंगे। ओके, ये हमें कब दिखेगा, नव पाषाण काल में दिखेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नव पाषाण काल, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान है, घरों में रह रहा है, और ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा था कि जो मध्य पाषाण काल है वो संक्रमण काल है, किसका, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल है। तो ये नव पाषाण काल भी लंबे समय तक चलता है। मध्य पाषाण काल का आप देखे होंगे उसमें जो है समय अवधि कम थी। मानव जीवन के विकास के इतिहास में नव पाषाण युग सबसे महत्वपूर्ण, अब देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी काल था। इसमें हम देखते हैं कि मानव जो है पहले क्या था, प्राकृतिक पर निर्भर था, लेकिन अब उसने अपने प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख लिया था। ये इस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी। मानव विकास क्रम इस समय जो कृषि और पशुपालन, इसके ज्ञान ने मानव विकास के क्रम को प्रारंभ किया, जो आज भी निरंतर गतिमान है। कृषि क्रम के आविष्कार से स्थिर जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है, अस्थायी आवासों का निर्माण होता है, परिवार कुटुंब का विकास होता है और गांव का जन्म होता है। नव पाषाण काल के अन्य विशेषताओं में और क्या हम देखते हैं, मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या हुआ, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉटरीज जो है आपने देखा होगा, ये पॉट है ना, खाना बनाने के लिए उस टाइम क्या आपके पास स्टील के बर्तन थे, नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। तो अब चूंकि क्या है, मानव ने कृषि करना सीख लिया है, अस्थायी जीवन जी रहा है, तो उसको अस्थायी अगर जीवन जी रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो खाना भी बना रहा है, क्योंकि अग्नि का प्रयोग तो मध्य पाषाण काल से हो चुका था। तो हम देखते हैं मृदभांड कला का विकास होता है। पत्थर के औजारों पर घर्षण और पॉलिश करना शुरू कर देते हैं ये लोग। चाक का आविष्कार, जिस पर क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं स्टूडेंट, एक क्रांतिकारी खोज थी जो आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है।
आप जब कभी नेशनल म्यूजियम में जाते हैं और आपको क्या दिखते हैं, मटके दिखते हैं और इस तरह की चीज़ें, मनके दिखते हैं, कुछ खिलौने दिखते हैं, तो आप सोचते हैं क्यों लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि क्यों लगाया है, क्योंकि वो हमारे क्या है, वो हमारी बड़ी क्या है, मूल्यवान चीज़ है। जब हम लोगों ने अपने मानव ने अपने विकास क्रम की शुरुआत की तो कई लाखों साल के बाद जाके हमने वो डेवलपमेंट पाया कि हम क्या कर सके, चाक पर बर्तन बना सकें, ठीक है, खाना बना सके। तो वो एक उसका क्या है, परिणाम है स्टूडेंट। इसलिए कहा जाता है कि चाक का आविष्कार, जिसपे क्या बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, यह क्या है, क्रांतिकारी खोज है और आधुनिक सभ्यता का इसको अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नवपाषाण काल में आप कितना बड़ा चेंज देख रहे हैं, कृषि हो रहा है, पशुपालन का ज्ञान हो चुका है कि हम पशुओं को पाल सकें, तभी तो क्या होगी, बस्तियां बसेंगी। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ हो रही हैं। नवपाषाण काल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया जॉन लुवॉक के द्वारा 1865 में इन्होंने प्रयोग किया था। इनकी किताब थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसमें इन्होंने प्रयोग किया। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति की संज्ञा के रूप में इसे संदर्भित किया है गॉर्डन चाइल्ड ने। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण जो हैं उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में हमें मिलते हैं। 1860 में हम देखते हैं लेन मुनसुरियर महोदय ने इसे प्राप्त किया था। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती जो है, अगर हम सबसे पूरी पुरानी बस्ती की बात करें तो वहां कहाँ मिली है, यह बलूचिस्तान प्रांत में मिली है। कहां पर, मेहरगढ़ में मिली है। यहीं से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे अनुत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। देख लीजिए कितनी सारी चीजें हैं, पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, और नहीं भी पूछे अगर तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तो जरूरी है ना। आज तक कई लोग क्या करते हैं, एक पहेली में जो है गुम रहते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडे आए, तो अब उसको तो आप नहीं सुलझा सकते, लेकिन मानव कैसे आया, मानव ने कैसे जो है अपना विकास किया, किस तरह से उसने जो है आग का आविष्कार, आग की खोज की, उसके बाद उसने जो है पशुपालन किया, कृषि कर्म किया, अस्थायी जीवन जीने लगा, किस तरह से उसने पॉटरीज बनाई, चाक पर जो है बर्तन बनाए। ये सभी चीज़ें जो है हमें बताते हैं कि हमारा कैसे डेवलपमेंट हुआ। हम ये नहीं जान सकते मुर्गी आए या अंडे आए, लेकिन हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि जो हमारे पुरातात्विक सोर्सेज हैं, जो हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, या जो पूरे दुनिया में जो इस पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़े मेहनत से इन सब चीज़ों को निकाला, उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो है हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें हैं। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए अपने हिस्ट्री से हमें क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। आपको अपना ही उद्भव नहीं मालूम होगा तो आप दूसरे का उद्भव क्या बताइएगा। तो आपको अपने उद्भव को हमेशा क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए और उसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल टर्म किसने सबसे पहले दिया, तो जॉन लुवॉक ने दिया था। इनकी किताब थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और गॉर्डन चाइल्ड ने तो इसे क्रांति संज्ञा भी दे दी। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में लेन मुनसुरियल महोदय को क्या मिलता है स्टूडेंट, इस समय जो है प्रस्तर उपकरण प्राप्त करते हैं इस युग के। और जो सबसे प्राचीन बस्ती है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। और यहीं से हमें कृषि का सबसे प्राचीनतम, यानी दुनिया में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिल रहा है, मेहरगढ़ से मिल रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरान, चिरान जो है, चिरौन नहीं चिरान होगा, ये आपका बिहार में है, कोल्डिहवा, गुफकराल, इन सभी को हम क्या कहते हैं, नवपाषाणिक स्थल के रूप में जानते हैं स्टूडेंट। बुर्ज होम कहाँ है, ये बुर्ज होम और गुफकराल ये कश्मीर में है। यहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो अंडरग्राउंड घर आप आज देख रहे हैं ना, हमारे पूर्वजों ने उसी समय बनाना शुरू कर दिया था। कब, कश्मीर में, गुफकराल और बुर्ज होम में। तो वहां पर हमें क्या गर्त निवास मिलते हैं। बुर्ज होम से एक समाधि मिली है जहां पर मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कोल्डियावा से वन्य और कृषि जन दोनों प्रकार के चावल, कोल्डियावा जो इलाहाबाद वाला आपका एरिया है, वहां से हमें क्या मिलता है, वन्य और कृषि जन दोनों प्रकार के चावल का साक्ष्य मिलता है। चौपनी मांडो से हमें संसार में मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चौपनी मांडो जो है वहां से हमें दुनिया के सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी चौपनी मांडो से 3 किलोमीटर दूर, महादहा से गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में से उगाई जाने वाली पहली फसल, इसे तो आप हटा दीजिए,
दक्षिणी भारत से उगाई जाने वाली पहली फसल क्या थी? रागी थी। दक्षिणी भारत में नव पाषाण काल 1000 BC तक चला, यानी 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसी समय यहाँ महापाषाणिक संस्कृति का भी उद्भव हुआ था। ये है आपका नव पाषाण काल। देख लीजिए कौन कौन सी चीजें, बुर्जहोम, चिरान, कोल्डियवा, मेहरगढ़, ये सब नवपाषाणिक हैं। गुफ कराल, और हम देखते हैं बुर्जहोम से हमें गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डियवा से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं जो जंगली भी थे और कृषि जन्य भी थे। चौपनी मांडो से हमें संसार के सबसे पुराने मृदभांड के बारे में पता चलता है। और दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन थी? रागी थी। अगर हम बात करें श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन व स्त्री व पुरुष, स्त्री पुरुष में विभेद भी इसी काल में हमें दिखना प्रारंभ होता है। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हुआ, मगर उस तरह से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक ना। इस काल में धीरे धीरे मातृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित होते गया। धीरे धीरे नवपाषाणकालीन मानव जो है प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मातृ देवी की क्या करता था? उपासना करता था। पुनर्जीवन में इनका विश्वास बढ़ गया था। नवपाषाणिक ग्राम संस्कृतियों ने ही कांस्य युगीन शहरी संस्कृतियों का उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में लिंगसुंगर नामक स्थान से, जो कि कर्नाटक में है, वहां से उपकरण खोजे थे। तो बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि श्रम विभाजन बहुत एब्सोल्यूट, लेकिन क्या हुआ, अब मानव जो है स्थायी जीवन जीने लगा, बस्तियां बसाने लगा, तो काम डिवाइड हो गया कि औरत ये काम कर रही है और मर्द ये काम कर रहा है, ठीक ना। फिर जो अभी थे मातृ देवी की उपासना होने शुरू हो गई थी। पूर्ण जन्म में विश्वास बढ़ा था, और ये सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं किसमें? नवपाषाण काल में। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये सारी चीजें जो है, ये पूरा चार्ट आपने क्या कर लिया? समझ लिया। अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने क्वेश्चन जो है मेरे पास ड्रॉप कर सकते हैं कि मैडम ये समझ में नहीं आया। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हड़प्पा सिविलाइजेशन होगा। तो मैं चाह रही थी कि आपको एक छोटी चीज़ इंट्रोडक्शन और बता दूं, वो है ताम्रपाषाण काल, यानी चारकोलिथिक एज हम किसे कहते हैं, क्योंकि उसे जो है उसका विभाजन बहुत बड़ा है। उसके चारकोलिथिक एज के जो अलग अलग संस्कृतियां उसमें आती हैं उसमें भी, और अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग समय पे रहती हैं। कुछ तो हड़प्पा से पहले आपको दिखती हैं, कुछ हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद तक दिखती हैं। तो कई बार कंफ्यूजन होता है। तो आप चारकोलिथिक एज के बारे में जानिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जाना कि किस तरह से मानव ने पाषाण उपकरण बनाए, लेकिन आपको क्या मालूम है कि इंसान ने जो सबसे पहले, ये ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या हुआ? पाषाण तो हो गया पत्थर, ताम्र हो गया तांबा। जब तांबे पत्थर के साथ तांबे का उपयोग करके क्या किए गए? हथियार बनाए गए। मानव द्वारा पहली धातु थी तांबा, जिसको उपयोग में लाया गया और उससे पाषाण बनाया गया। तो इसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल संस्कृति, यानी ताम्र चारकोलिथिक एज। अब इसकी क्या विशेषता है? हमने क्या आपको बताया, देखिए ताम्रपाषाण काल के बारे में अगर आप बात करें, इसकी कुछ प्रमुख ताम्रपाषाण काल, एक ताम्रपाषाण काल है, पूरा एरा है स्टूडेंट, उसमें कई सारी संस्कृतियों का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। जो इसी हम कैसे पता करते हैं? उनकी विशेषताएं होती कि वो क्या करते हैं? पत्थर के साथ तांबे के औजारों का निर्माण करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं इस तरह की संस्कृति के ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, यह हमें कई जगह दिखती है। जैसे कि आहार संस्कृति, यह 2800 से 1500 ईसा पूर्व चली। कायथा संस्कृति 2400 से 1700 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400, और जोरवे संस्कृति 1500 से 1900। अब आप देख लीजिए कितना समय का क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है। कहाँ 2800, कहाँ ये कहाँ खत्म हो रही है? 900 ईसा पूर्व में खत्म हो रही है। ये 1400 ईसा पूर्व में खत्म हो रही है, 1500 में खत्म हो रही है। शुरुआत कहाँ से इसका हो रहा है? आहार का 2800 से, और कायथा का 2450 से। इसी तरह जोरवे संस्कृति सबसे लास्ट में आपको दिख रही होगी 1500 से 900। तो अगर आप हड़प्पा के बारे में आप देखना शुरू करें ना, तो हड़प्पा के कुछ स्थल जो है हमें, जैसे कि कालीबंगा हो गया, है ना, तो ये सब जो एरियाज हैं वो बहुत प्रारंभिक हड़प्पा का है ना। तो हम देखते हैं कई जगह
कालीन संस्कृतियां भी वहां पर दिख रही हैं। इसीलिए मैंने सोचा आपको ये बात बतानी जरूरी है कि ये क्या था। संधव संस्कृति के क्षेत्र के बाहर जिन खेतीहर समाज का विकास होता है उन्हें हम किस मामले में जानते हैं? ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के नाम में जानते हैं। इन सभी संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि और ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि करते थे और इनका क्या जीवन कैसा था? ये ग्रामीण जीवन जीते थे। लेकिन एक चीज देखिए आप कि जैसे आपने देखा कि बहुत सारे जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं 2800, 2400, 1900, 1500 के आसपास आपको दिख रही। 1500 तो छोड़ दीजिए, जोरवे संस्कृति सबसे लास्ट में आती है इनकी। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता होगी, लेकिन ये लोग क्या है? ये ग्रामीण जीवन जी रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपके पास यहाँ पे रखा। ये क्या कर रहे हैं? अभी भी कृषि पर ही इनकी अर्थव्यवस्था आधारित है और यह जो है ग्रामीण जीवन जीते हैं स्टूडेंट। प्रागैतिहासिक मानवों द्वारा अगर हम बात करें कि जो पहली धातु थी, जैसा कि मैंने बताया, वह धातु कौन थी जो प्रयोग में लाया गया? वह धातु थी तांबा। सबसे पहले इंसानों ने तांबे का उपयोग किया और इस तांबे के औजारों के साथ पत्थर का भी क्या किया जाता था? इस्तेमाल होता था। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या चारकोलिथिक कहते हैं या कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। सभी ताम्रपाषाण कालीन समुदाय जो है यह लोग क्या करते थे? चाक पर बने काले और लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। काला और लाल मृद भांड का उपयोग करते थे। चित्रित मृद भांड यानी कि उस भांड पर जो है, इस पॉटरीज पर जो है कुछ इन्होंने पेंट कर दिया है ना, ये चित्रित मृद भांड जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसमें होता है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में ही होता है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोग ने भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांव बसाए। जो आज गांव आप देख रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं बड़े बड़े क्या किए थे? गांव बसाए थे। ये लोग आपको समझ में आ गया। ये लोग भांडों का प्रयोग करते थे, चाक पर बनाते थे, रेड और ब्लैक पॉटरीज बनाते थे, उसे पेंट भी करते थे। ये सब इनकी विशेषता है स्टूडेंट। लेकिन ये क्या थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण जीवन जीते थे और इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। नवपाषाण काल का अंत होते होते उपकरणों के लिए तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। जैसे जैसे नवपाषाण काल का अंत हुआ, तांबे का ही अधिकता का से लोग प्रयोग करने लगे और पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग कर कई संस्कृतियों का आधार बना। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण कालीन अवस्था का प्रयोग हड़प्पा से पहले की संस्कृतियों के लिए होता है, जबकि कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद की प्रतीत होती है। ताम्रपाषाण काल के लोग ग्रामीण समुदाय के थे। कहना क्या चाहते हैं? कहना यह है कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अगर इसका आप समय देखिए तो लगभग 3000 ईसा पूर्व से आपको दिखना शुरू हो जाएगा हड़प्पा के अवशेष, और ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास में आपको 1500 या 1700 ईसा पूर्व के आसपास में आपको दिखेंगे। इसी समय हम देख रहे हैं कि कई जगह पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भी दिख रही हैं, लेकिन वो हड़प्पा से इस संदर्भ में अलग है क्योंकि वहां पर क्या है? ग्रामीण जीवन है, जबकि हड़प्पा में क्या है? यह शहरी जीवन जीते थे। शहरी जीवन इनकी विशेषता थी, है ना। तो हम देखते हैं कि वही कह रही है कि आप अगर इसको देख लिए इंडेक्स तो आपको समझ में आएगा कि हड़प्पा के पैरेलल में, हड़प्पा के साथ भी, हड़प्पा के बाद भी हमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भारत में देखने को मिलती हैं। ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिणी कहाँ मिली हैं? यह मिली हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। ये सभी उनकी बस्ती संस्कृतियां के ये हैं स्टूडेंट। कहाँ उन्होंने बस्तियां बसाई, इन सभी इनकी अपनी अपनी अलग विशेषता है, लेकिन सब क्या है? चारकोलिथिक एज से संबंधित है। तो ये आपका ताम्रपाषाण काल हुआ। अब आपके लिए जो है चूंकि अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव का विकास हो चुका, आपका स्टोन एज हो चुका। स्टोन एज में मैंने एक और आपको प्लस पढ़ा दिया, वह है चारकोलिथिक। चारकोलिथिक कल्चर पढ़ा दिया मैंने। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हम लोग किस पे आएंगे? हड़प्पा पर आएंगे। ये सब चीजें समझना जरूरी था, इसीलिए आपको पढ़ाई गई हैं स्टूडेंट।
कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी आपको नहीं पढ़ाई गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आए तो दोबारा देखिए, क्योंकि थोड़ा कई बार क्या होता है दिमाग से ये जो है टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा जोर पड़ता है ना, क्योंकि समय का बहुत जो है लंबा विभाजन है। मगर आपको जानना चाहिए, एक दो बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला और दूसरा वीडियो तो ज़रूर पूरा देखिए, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके। आप कहीं बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग आपकी नॉलेज को कितना रिस्पेक्ट देंगे, कि उनको मालूम हुआ कि चलो हमें तो नहीं मालूम है इंसानों ने कैसे विकास किया, इस लड़के लड़की को मालूम है कि इंसान कहाँ से कहाँ निकला। तो बड़ा अच्छा लगता है इस सब जब आप कहीं पे ये सब बातें करते हैं स्टूडेंट। तो कोशिश क्या करें आप लोग, कोशिश ये करें कि ये सारे टॉपिक जो मैंने आप लोगों को कराए हैं उन सभी टॉपिक को अच्छे से जो है पढ़ लें, है ना। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, हड़प्पा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।